Okay, so hey, hello everyone. Welcome to Abhigyan Gurukul. Myself Abhir Chatterjee, your chemistry tutor from Abhigyan Gurukul. And हम लोग आज से 9th CBSE का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके कुछ लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। डिटेल्ड स्टडी होगा, डिटेल्ड लेक्चर सीरीज होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। 9th का ये जो चैप्टर है, पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है, 5th चैप्टर है बेसिकली, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये 5th चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 है, बट केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। केमिस्ट्री के हिसाब से चैप्टर 1 बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें डिटेल्ड स्टडी होगा, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। सारे जो प्रैक्टिकल्स एंड क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स है, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। हर एक कंसेप्ट पे अंदर फोकस करेंगे, एकदम डिटेल्ड सीरीज होगा। 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड के लिए। सो मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स, सो मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन पे पहले बात करेंगे एंड उसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत करेंगे। देन सेपरेशन टेक्निक्स पे जाएंगे हम लोग। इवेंचुअली पूरा चैप्टर जो है हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड कि हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नेम, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मिक्सचर क्या होते हैं? अगर दो सब्सटेंस, अगर दो, टू और मोर देन टू और मोर देन टू substances, more than two substances mix together, ठीक है। मिक्स होते हैं तो हम लोग मिक्सचर बोलेंगे एंड देयर सेपरेशन पढ़ेंगे। मिक्सचर बन गया और सेपरेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्योरिटी, अगर अगर कोई सब्सटेंस की प्योरिटी चाहिए तो इम्प्योरिटीज उसमें से हटानी पड़ती है, ठीक है। अगर इम्प्योरिटीज को हटाने का आपको टेक्निक ही नहीं मालूम तो आप कैसे इम्प्योरिटीज को हटाओगे, कैसे आपको प्योर सब्सटेंस मिलेगा? तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ने वाले, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ओके, लेट्स गो फर्दर। द फैसिनेटिंग साइंस ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होता है। हम लोग जो भी आज पढ़ने वाले सेपरेशन टेक्निक्स, मिक्सचर के टेक्निक, मतलब मिक्सचर और मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले और सेपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें कौन सी इंडस्ट्रीज में, कौन से सेक्टर्स में यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में, जैसे एक्सट्रैक्टिंग प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल फ्रॉम द रॉ शुगर केन। अब आपको पता है शुगर केन जो होता है, हमारा जो शुगर होता है, ठीक है, हम लोग जो घर में जो शुगर यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? वो शुगर केन से, शुगर केन से मैन्युफैक्चर्ड होता है इंडस्ट्री में, उसके बाद बनता है, ठीक है। जो चीनी हम लोग जिसको बोलते हैं चीनी, जो बोलते हैं, वो शुगर केन से आता है। तो शुगर केन में से अगर हमको चीनी निकालनी है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज को हटानी पड़ेगी, ठीक है। उसको क्रिस्टलाइजेशन, हाँ, बहुत सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे कि सेपरेशन टेक्निक्स के पहले मेथड भी पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है ये चीज, ठीक है। जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच लिक्विड से सॉलिड बनाया जाता है। ओके, सो चीनी अगर बन रहा है, आपने गन्ने का रस तो पिया ही होगा, ठीक है। गन्ने का रस पिया होगा तो वो गन्ने का रस जो होता है वो लिक्विड होता है। अब उसमें जो शुगर कंटेंट प्रेजेंट है उसी को प्यूरिफाई करके हम लोग चीनी बनाते हैं, ठीक है। सो क्रिस्टल्स फ्रॉम रॉ शुगर केन प्लांट्स, ये देखेंगे। एंड मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर्स, ठीक है। मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक मतलब मेडिकल फील्ड में भी इस मिक्सचर्स एंड सेपरेशन के जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे डिटेक्टिंग डिजीजेस लाइक मलेरिया, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड
क्या है, दो तीन सब्सटेंसेस से मिलके बनाया बनाया। आप बायोलॉजी में पढ़ोगे कि ब्लड में जो होता है प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये सारी चीजें अगर एक साथ मिक्स हो रही है तो, और ब्लड इज ऑल्सो अ मिक्सचर बेसिकली, ठीक है। अब उस मिक्सचर को ब्लड जो मिक्सचर है वो कैसा मिक्सचर है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कोलॉइड है, वो सब्सटेंस सस्पेंशन है, या फिर वो ट्रू सॉल्यूशन है, या कैसा सॉल्यूशन है कि होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ये सारे टर्म्स को हम लोग आज देखेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, then life saving treatments like creating oral rehydration solution। अच्छा, आपका जब भी पेट दुखता है, आपका जब भी पेट दुखता है, या तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम लोगों को मेडिकल से या तो घर पे मम्मी बोलती है कि ओआरएस ले ले, ठीक है। ओआरएस लेने की बात की जाती है। अब ये ओआरएस होता क्या है? ओआरएस बेसिकली कुछ नहीं होता, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें चीनी और नमक होता है। बट वो चीनी और नमक वाला जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग ओआरएस तभी कहते हैं जबकि प्रॉपर प्रोपोर्शन में, मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर चीनी और नमक, ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर अगर वाटर में डिजोल्व है, एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें अगर प्रॉपर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में सॉल्ट एंड शुगर रहेगा, देन ओनली वी विल कॉल्ड इट एज ओआरएस। वो हम लोग कॉम्पोजिशन और प्रोपोर्शन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी ओवरऑल चीजें जो कि हम लोग आज देखने वाले, ठीक है, स्टडी करने वाले। आप लोग साथ साथ में थोड़ा नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता जाऊंगा, फ्लो में रहूंगा, तो बीच में कभी एक स्लाइड के बाद मैं बीच में एक पॉज लूंगा थोड़ा सा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ओके, नाउ सबसे पहले हमारे पास आता है मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स, अगर दो सब्सटेंस, अगर दो पार्टिकल मतलब दो मैटर मतलब दो सब्सटेंस, अगर दो डिफरेंट मैटर अगर मिक्स हो रहे, दो डिफरेंट सब्सटेंस अगर मिक्स हो रहे, तो हम लोग उस चीज को मिक्सचर बोलते हैं। अब ये मिक्सचर हर जगह सेम बनता है क्या? हर जगह सेम नहीं बनता है। ओके, सो मिक्सचर जो है उसके टाइप्स है, दो टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट दो टाइप्स है। वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड व्हाट इज दिस होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब भी जब भी दो सब्सटेंस को मिला रहे हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कैसे भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, दो सब्सटेंस को अगर मिला रहे हो, वो मिलने के बाद, ठीक है, जैसे मैं लिक्विड का एग्जांपल दे रहा हूँ या तो सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, शुगर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जो ओआरएस हो गया, ये सारे जो सॉल्यूशन, ये दो 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 तीन अलग तरीके के सब्सटेंस है, अलग 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 मैटर है जो कि एक साथ आके मिक्सचर बना रहे हैं। अब ये जो मिक्सचर है इसका टाइप क्या है? एक होमोजीनियस होगा, एक हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस क्या होता है? अगर सॉल्यूशन अगर सब्सटेंसेस मिलने के बाद अगर सब्सटेंसेस मिलने के बाद मिक्सचर बनाते हैं, एंड हम लोग उस सब्सटेंस को देख के पता नहीं कर सकते कि कौन सा सब्सटेंस क्या है। मतलब आपने एक सब्सटेंस लिया ए, एक सब्सटेंस लिया बी एंड एक सब्सटेंस लिया सी, एंड इन तीनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इवेंचुअली, मतलब इवनली मिक्स करने के बाद, अगर आप देख के बता नहीं पा रहे हो कि हाँ ये मेरा ए सब्सटेंस है, ये मेरा बी सब्सटेंस है, ये मेरा सी सब्सटेंस है, तो वो जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। होमो मीन्स सेम, सेम तरीके का पूरा कॉम्पोजिशन हो जाएगा, सेम तरीके का दिखेगा पूरा, ठीक है। जो भी आपका मिक्सचर बनेगा वो पूरा एक जैसा होगा। मतलब आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे शुगर डालते हो वाटर में, सो शुगर डाला वाटर में, चीनी वाला पानी मीठा पानी बन गया, एंड आप अगर उसका एक चम्मच टेस्ट करते हो, जितना स्वीटनेस उस एक चम्मच में होगा उतना ही स्वीटनेस अगर आप पूरा ग्लास पी लेते हो, या तो हर एक पॉइंट पे उस शुगर सॉल्यूशन के हर एक पॉइंट में सेम स्वीटनेस होगा, तो हम लोग उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। क्योंकि आप जैसे शुगर ऐड कर रहे हो वाटर में, देन उसको देख के बता नहीं पाओगे कि आप शुगर जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो गया। अगर प्रॉपरली डिसॉल्व हो गया है तो आप देख के नहीं बता पाओगे कि हाँ ये जो शुगर है, ये शुगर इधर उधर भाग रहा है, ऐसा बता पाते हैं? नहीं बता पाते। तो दैट
मिक्सचर इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, क्लियर है इतना? A mixture that has a uniform composition throughout, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे सेम तरीके का कंपोजिशन होगा, मतलब सेम जैसा दिखेगा। की ट्रेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरी सिप और सैंपल इज आइडेंटिकल। एवरी सिप और सैंपल इज आइडेंटिकल मतलब अगर मैं उस शुगर सॉल्यूशन को ऐसे 5 टेस्ट ट्यूब में भर दूं तो पांचों टेस्ट ट्यूब या पांचों कंटेनर सेम टेस्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, नाउ व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपका डेफिनेशन क्या होगा? अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप वाटर ले लो, उसमें चौक डाल दो, वाटर ले लो उसमें मिट्टी डाल दो, वाटर ले लो उसमें सैंड डाल दो, ये सारे जो चीज है ये क्या बनाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मेन की पॉइंट क्या है कि आप देख के बता सकते हो कि हाँ, मैंने ए सब्सटेंस में बी सब्सटेंस डाला, उसके बाद मतलब ये मैं अगर बीकर लेता हूँ, इसमें वाटर है मान लीजिए, ठीक है, वाटर है एंड मैं सैंड डालता हूँ इसमें, ठीक है, सैंड डालता हूँ, सैंड के पार्टिकल्स इधर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे थ्रू आउट, कुछ टाइम के लिए, बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। तो हम देख के बता सकते हैं कि दिस इज माय सब्सटेंस ए एंड दिस इज माय सब्सटेंस बी। वाटर भी एक सब्सटेंस है एंड सैंड भी एक सब्सटेंस है, दोनों का मिक्सचर बनाया है, देख के बता सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो सब्सटेंस को, देन दैट मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो की पॉइंट क्या है? डिफरेंट पार्ट्स आर विजिबल, कंपोनेंट्स कैन सेटल ओवर टाइम। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स है, मतलब ये वाटर है, एक सेकेंड, ये अगर वाटर है, ठीक है, और ये आपका सैंड का पार्टिकल है, आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये वाटर है, ये सैंड का पार्टिकल है। बाद में धीरे धीरे सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ड्यू टू इट्स डेंसिटी, क्योंकि सैंड भारी होता है, सैंड भारी होता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, इसलिए कुछ देर बाद ये सेटल डाउन हो जाता है। पता चला हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स आर विजिबल, डिफरेंट पार्ट विजिबल मतलब एक बाउंड्री रहती है, एक बाउंड्री रहती है इसके आजू बाजू, मतलब ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है इसके आजू बाजू एक बाउंड्री रहती है। बाउंड्री मीन्स अगर आप देख के बता पा रहे हो कि वाटर अलग है, पार्टिकल अलग है, देन हियर इज सम बाउंड्री इज प्रेजेंट। ये बाउंड्री जहां पे दिखेगा वो खाली हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही दिखता है। अंडरस्टूड? ओके, आपको इसमें से जो नोट करना है नोट कर लीजिए, देन वी विल गो फर्दर। ओके, लेट्स गो। हेलो, ओके, माइक इज वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन मैट्रिक्स, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। आप किस किस बेसिस में, आपको ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफरेंस बताओ होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच में। सो कुछ कुछ बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर का आप डिफरेंस जब बताओगे, कैसे बताना है, कौन से की पॉइंट्स है जो कि आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिनको आपको इंक्लूड करना है। भले आप उसमें थियरी लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट ये की पॉइंट्स जो है वो ऐड होने चाहिए आंसर में। सो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज पार्टिकल्स आर नॉट विजिबली डिस्टिंक्ट, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो विजिबली डिस्टिंक्ट नहीं है। आप बता नहीं सकते हो कि मेरा कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, तीनों सब्सटेंस का मिक्सचर बना है, पर मैं देख के नहीं बता सकता हूँ जब मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज डज नॉट सेटल डाउन ओवर टाइम, स्टेबल नहीं होता, डज मतलब स्टेबल होता है, सॉरी, स्टेबल होता है, डज नॉट सेटल डाउन ओवर टाइम मतलब अगर आपका पार्टिकल जो है, आपका पार्टिकल डिजॉल्व है, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, जैसे शुगर और सैंड के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट करो शुगर और सैंड के बीच में, तो शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसा होता है कि हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ।
तो अगर शुगर जो है डिसॉल्व होने के बाद नीचे थोड़ी बैठ जाता है, पर सैंड जो है वो मिक्सचर बनाता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, बट विथ टाइम वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे, ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स बहुत भारी होते हैं। ओके, एवरीडे एवरीडे एग्जांपल, शुगर इन वाटर, विनेगर, एरेटेड ड्रिंक्स, ये सारे जो है ये सारे होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, शुगर इन वाटर, विनेगर, विनेगर कैसे बनता है? विनेगर आप लोगों को पता है, विनेगर जो सिरका बोलते हैं, ठीक है। चाइनीज खाने जाते होंगे आप लोग बहुत ज्यादा, तो चाइनीज जब खाने जाते हैं उसमें सलाद में विनेगर डाल के देते हैं, ठीक है। और वो विनेगर होता क्या है जनरली? एसिटिक एसिड, कुछ परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड को जब वाटर में मिक्स किया जाता है, ठीक है, उसका जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो हम लोग उसको विनेगर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या लिखोगे? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन मींस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मींस कैसा दिख रहा है, जो मिक्सचर है वो कैसा दिख रहा है, उसको कंपोजिशन बोल देंगे। क्या क्या है उसमें, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है एक मिक्सचर में, उसको हम लोग कंपोजिशन बोलेंगे। सो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, बराबर। पार्टिकल्स आर इजीली विजिबल, इजीली विजिबल है, बाउंड्रीज बन जाते हैं, बाउंड्रीज मतलब आप पार्टिकल को देख के पता कर सकते हो कि हाँ भाई ये सैंड का पार्टिकल है, इधर उधर घूम रहा है वाटर में, तो पार्टिकल इज विजिबल। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स में सेटल विथ टाइम, अनस्टेबल, मतलब ये जो मिक्सचर बनेगा ये अनस्टेबल मिक्सचर बनेगा। अनस्टेबल मिक्सचर मतलब पार्टिकल्स जो है विथ टाइम नीचे बैठ जाएंगे, जैसे मिट्टी वाला पानी बनाओ तो कुछ पार्ट सस्पेंशन बनेगा, कुछ पार्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, एंड मिट्टी जो है धीरे धीरे वाटर के अंदर बैठ जाएगी। एवरीडे एग्जांपल क्या होगा? सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। हाँ, ऑयल इन वाटर, अब ऑयल और वाटर में से, ऑयल और वाटर में से वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी होती है तो ऑयल ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ ऊपर ऑयल तैर रहा है और नीचे पानी है। So this is a mixture. I can say that it is a mixture, but it is not a homogeneous mixture, heterogeneous mixture, because I can differentiate between two substances. Okay, okay, clear है? तो ये differences note कर लो आप, बहुत important differences है, and then we will go further. वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके, लेट्स गो। सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्टिविटी 5.1 आपके बुक में दिया होगा, जिसमें हम लोग लैब में 3 बीकर लेते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ओके, 3 बीकर ले ले, जिसमें 50 ml वाटर भर दो और कॉमन सॉल्ट डाल दो। इसमें क्या है? 50 ml H2O एंड प्लस, क्या बोला है? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अवर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है ये, इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एक मिक्सचर बना। ग्रुप बी में क्या है? 50 ml वाटर प्लस चॉक पाउडर। अब इसमें क्या डाला है? इसमें इसमें चॉक पाउडर डाला है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, आप कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ml वाटर में चॉक पाउडर डालो, एंड ग्रुप सी जो बनेगा, ठीक है, तीसरा जो बीकर है उसमें क्या बोला है? 50 ml वाटर एंड ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। ठीक है, इसमें क्या किया है? कुछ मिल्क के ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है, मिल्क के ड्रॉप्स डाल दिए। अब ये जो तीनों सॉल्यूशन नहीं, ये जो तीनों मिक्सचर बना है, ठीक है, इसमें एक एक कंपोनेंट तो कॉमन है, वाटर जो कंपोनेंट है वो कॉमन है। तो हम लोगों ने जो इसमें जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसको चेंज करते गए और 3 बीकर में 3 मिक्सचर्स बना दिए। अब ये मिक्सचर्स कैसे मिक्सचर्स बने हैं, इनके टाइप क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। अब क्या करना है? मुझे इस मिक्सचर में से लाइट पास करनी है। अगर लाइट पास करके देखूंगा तो क्या होता है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखो, ये मैंने लेजर लाइट लिया, लेजर लाइट लेके अगर मैं एक साइड से, इधर से अगर लेजर लाइट पास करता हूँ, ये आपका पहला वाला सॉल्यूशन था, जिसमें क्या है? पहला वाला सॉल्यूशन में क्या था? 50 ml
वाटर प्लस प्लस शुगर, सॉरी शुगर नहीं, सॉल्ट लिया था ना, NaCl। ओके, क्या हो रहा है? 50 ml H2O प्लस NaCl, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, इसमें मेरे पास चॉक पाउडर था, ठीक है, चॉक पाउडर, वाटर तो कॉमन ही है, और इसमें क्या था, इसमें था मिल्क। ओके, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने लेजर लाइट पास किया इसमें से, लाइट क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में से पास हो गया, बट दिखा नहीं। इस मिक्सचर में से, इस मिक्सचर में से पास हो गया बट दिखा नहीं। पाथ विजिबल नहीं है, आप देख सकते हो क्लियरली विजिबल है कि पाथ नहीं दिख रहा है। अगर लाइट पास हो रहा है इसमें से, बट इधर से निकल जा रहा है बट दिख नहीं रहा है। अब ऐसा मत सोचना कि ये पीछे से जा रहा है घूम के आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये इसमें अंदर से ही जा रहा है, बट हमें पाथ नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है बताऊंगा मैं। इसके बाद ये जो चौक सॉल्यूशन वाला सिस्टम है, चौक सॉल्यूशन वाला जो मिक्सचर है, उसमें से लाइट पास हो रही है और पाथ दिख रही है और थोड़ी बहुत ब्रॉडर हो गई है। देन ये लाइट इधर से पास हो रही है एंड मिल्क में से भी गुजर रही है, पर उतना ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो लाइट पासिंग का सिस्टम है, ये क्या बता रहा है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, आपका जो मिक्सचर बना है, तो ये जो मिक्सचर है ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में से जब भी लाइट पास होती है, होमोजीनियस मिक्सचर में से लाइट जब भी पास होगी, तो हमें पाथ विजिबल नहीं होगा, बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। पार्टिकल जो है लाइट को स्कैटर नहीं करती है। व्हाट इज दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। स्कैटर नहीं करते, जिस वजह से पार्टिकल्स अगर सस्पेंडेड नहीं है, पार्टिकल्स अगर इसमें देखो, चौक में क्या है, चौक के पार्टिकल्स दिख रहे हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसमें जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर रही है, अगर स्कैटर कर रही है तभी मेरे को पाथ दिख रहा है लाइट का। मतलब इसमें अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है तो मुझे पाथ नहीं दिखेगा। ये चीज आपके ये चीज आपको बताता है। अच्छा, अब इसमें जैसे चला गया, मिल्क सॉल्यूशन में गया, मिल्क सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा विजिबल है, ठीक है, पर उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। आपको इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को, बीच वाले मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मैं बात कर रहा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है एंड आप लाइट पास करते हो, तो लाइट जो है उससे टकराएगी एंड दो डिफरेंट डायरेक्शन में पास होगी, ठीक है, उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट जो है, जैसे आप देखते होंगे रेनबोज बनता है, प्रिज्म में से अगर कोई लाइट पास होती है तो वो नेक्स्ट साइड, प्रिज्म के दूसरे साइड जब निकलती है तब विबग्योर निकलता है, ठीक है, 7 डिस्टिंक्ट कलर्स निकलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर होती है, पार्टिकल्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड इस वजह से चौक के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर रही है, जिस वजह से हमको पाथ दिख रहा है। एंड ये जो मिक्सचर बना है मिल्क वाला, इसमें भी पाथ दिख रहा है, और ज्यादा ब्रॉडर हो गया है, देख सकते हो आप, ठीक है, और ज्यादा ब्रॉडर हो गया, देन वापस निकल गया इधर से लेजर लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है, पासिंग अ लेजर थ्रू अ मिक्सचर रिवील्स वेदर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। मतलब सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है अगर ज्यादा बड़े होंगे तो स्कैटर करेगा लाइट को, लाइट को अगर स्कैटर करेगा तो उस बेसिस पे हम लोग मिक्सचर्स को नाम दे सकते हैं, जिस जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट का पाथ नहीं दिखता है,
इसको हम लोग बोल सकते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में से लाइट का पाथ दिखता है पर उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं दिखता है, ठीक है। और लाइट का पाथ पाथ क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। देन कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट का पाथ दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है, बराबर। अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसा हेजी दिखता है बट लाइट इसमें से पास हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमारा एक इफेक्ट है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ, आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ के नीचे अब कभी खड़े हो गए तो देखना, अगर धूप है बहुत और पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हो तो परछाई गिरती है, पत्तों की परछाई गिरती है, तो पत्तों के बीच में से जो लाइट आती है, सनलाइट आती है पत्तों के बीच में से, ठीक है। उस गैप को हम लोग बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं उसको? उस गैप को हम लोग बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। उस कैनोपी से जो सनलाइट पास हो रही है, कैनोपी के अंदर से जो सनलाइट पास हो रही है, ठीक है, और नीचे हमको जो दिख रहा है, ठीक है, परछाई वाला जो चीज दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो सेम फिनोमेना हमें मिल्क सॉल्यूशन के अंदर, मतलब मिल्क का जो मिक्सचर बनेगा, मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर बनेगा, जैसे इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट आपका शो होता है इंक में, ठीक है। इंक का जो सॉल्यूशन होता है या तो इंक का जो मिक्सचर होता है, वाटर ले लो, इंक डाल दो, तो वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन की पहचान ही है कि ये जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ओके, सो ये आप नोट कर लो, देन आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन जो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। आप कभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हो। सॉल्यूशन होने के लिए होमोजीनियस होना इज द फर्स्ट मैंडेटरी थिंग, ठीक है। सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये सॉल्यूशन बनता किससे है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस है। तो मिक्सचर है तो उसमें कंपोनेंट्स होने चाहिए। कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? एक सब्सटेंस ए होगा, एक सब्सटेंस बी होगा, पर सब्सटेंस ए और बी, इसमें से मीडियम कौन बनेगा? मीडियम बनना चाहिए ना, कि हाँ भाई एक ज्यादा है एक कम है, या तो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन है। तो मीडियम में किसको बोलूंगा? जैसे आप सॉल्ट और शुगर जो है वाटर में डालते हो, तो वाटर इज अ मीडियम इन विच द रिएक्शन एक्चुअली प्रोसीडिंग, ठीक है। तो सॉल्यूट जो है वो हमेशा कम परसेंटेज में रहेगा कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपका क्या है? सॉल्वेंट आपका है मीडियम। solvent is your medium in which solute get dissolve, और solute जो है उसके अंदर बैठता है एंड रिएक्शन होती है, रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। इन दोनों का कॉम्पोजिशन है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन बोल सकते हैं। द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व इज कॉल्ड solute. The substance that does the dissolving, okay, does the dissolving is called solvent. The resulting homogeneous mixture, this is the important line, homogeneous mixture, solution हमेशा homogeneous mixture होना चाहिए। डॉक्टर फिलिप्स डॉक्टर फिलिप्स ने ये बताया था, एन इंडियन pediatrician who pioneered oral rehydration therapy, ORS, a specific solution of salt, sugar, and water that has saved millions of lives globally from the disease like cholera, ठीक है। कोलेरा के टाइम पे इस ओआरएस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था, ठीक है, जाने बचाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। आपके बॉडी में जब भी कमी हो जाती है पानी की, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो उसी को रिहाइड्रेट करने के लिए ये सॉल्यूशन बनाया गया जिसको हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है, ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में स्पेसिफिक अमाउंट में शुगर, सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका बॉडी का जो वाटर परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर देता है, ओके।
सो डॉक्टर डॉक्टर दिलीप महालनबिस, डॉक्टर दिलीप महालनबिस। ओके, ठीक है, डॉक्टर दिलीप ही रखते हैं हम लोग। इसके इनके इनके नाम में उतना नहीं घुसना है। ठीक है, ओआरएस क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाई प्रोपोर्शन मैटर्स। ठीक है, अब मैंने बोला कि ओआरएस जो है वो भी एक, अच्छा ओआरएस क्या आप घर पे भी बना सकते हो? बना सकते हैं। शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, वाटर ले लो, सबके घर में प्रेजेंट होता है भाई, इतना तो चीज प्रेजेंट होना चाहिए सबके घर में। अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो घर पे आप ओआरएस बना सकते हो। उसके लिए आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। आप अंधाधुंध शुगर और सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स कर दोगे तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, खट्टा मीठा सॉल्यूशन बन जाएगा, या तो सॉल्टी सॉल्यूशन, या तो अगर शुगर ज्यादा डाल दिया तो स्वीट सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर सॉल्ट ज्यादा डाल दिया तो सॉल्टी सॉल्यूशन बन जाएगा। बट ओआरएस नहीं बनेगा। ओआरएस बनने के लिए आपको स्पेसिफिक परसेंटेज, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन चाहिए, स्पेसिफिक कंपोजिशन चाहिए, तभी हम लोग ओआरएस कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन मैटर करता है, क्योंकि अगर जैसे आप मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन लेते हो, कब सिरप लेके आए आप, ठीक है, कब सिरप ले आए, आपको खांसी आ रही है, कब सिरप लेके आए, और कब सिरप को आप भाई जूस की तरह पी गए पूरा का पूरा, क्या होगा? आपकी खांसी क्या सब मिट जाएगी। ठीक है, खांसी के साथ साथ आप ही मिट जाओगे। ओके, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। कफ सिरप जो है उसमें स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में कुछ ड्रग्स मिक्स होते हैं, तो आपको जो है रिलीफ देता है, पेन किल करता है। ठीक है, जो भी आपके गले में दिक्कत हो रहा है उसको प्रॉपरली सही करता है। तो प्रोपोर्शन इस वजह से मैटर करता है, मेडिसिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना जरूरी है। इसीलिए इसीलिए जो है, जो केमिस्ट है, डॉक्टर है, वो सब बोल देते हैं कि दिन में इतना ही लेना चाहिए। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड करते हैं। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन लेना जरूरी होती है। A solution only effective if the proportion are exact. We cannot freely guess the amount in medicine like ORS और agriculture। जैसे एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में जो फसल होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, एंड उन कीड़ों से बचाने के लिए, फसल को उन कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स इवेंचुअली है क्या, पेस्टिसाइड्स केमिकल से ही बनते हैं। एंड केमिकल से अगर बनते हैं पेस्टिसाइड्स, और अगर ज्यादा प्रोपोर्शन में डाल दिया गया तो कीड़ों के साथ साथ फसल को भी मार देगा, फसल को भी खत्म कर देगा। ठीक है, या तो या तो जो वेजिटेबल्स या जो भी आपके ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उन उनमें अगर पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, ठीक है, उनमें अगर पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है और ज्यादा प्रोपोर्शन में चला गया तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, टॉक्सिक हो जाएगा तो वो इवेंचुअली बॉडी को हार्म करेगा। सो प्रोपोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ पेस्टिसाइड्स कंसंट्रेशन इज टू लो, इट फेल्स टू प्रोटेक्ट। अगर ज्यादा कम भी हो जाएगा तो प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा, और ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा। सो प्रोपोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टू मच हो जाएगा, इफ पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन इज टू मच, then damage the soil, crops and environment. The exact amount of solute dissolved in a given amount of solvent solution is called concentration। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स आएंगे अलग अलग। कंसंट्रेशन मतलब क्या, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपने एक मिक्सचर बनाया, ठीक है, जिसमें वाटर है, सब्सटेंस ए बी सी फलाना ढिमका कुछ का भी एक सॉल्यूशन बनाया। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब इस एक पर्टिकुलर पार्ट में, इस एक पर्टिकुलर पार्ट की जो प्रॉपर्टीज होगी, और इस एक पर्टिकुलर पार्ट की जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, इस सॉल्यूशन में दो पार्ट्स बनाए मैंने, एंड इस दो पार्ट्स को अगर मुझे स्टडी करना है तो मुझे कंसंट्रेशन का यूज करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन जनरली मीन्स हाउ मच ऑफ सॉल्यूट इज एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन जो बन रहा है उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए, देन वी विल गो फर्दर।
आई होप सो आपको समझ में आ रहा है एंड स्लाइड्स भी मेरी विजिबल है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, द कोर फ्रेमवर्क, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन के जो टर्म्स है, जो कंसंट्रेशन का टर्म है, ये कंसंट्रेशन का जो टर्म है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और मतलब एक साथ इसको हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं, डिपेंडिंग whether we are measuring solid, mass, liquid, volume. This core framework adapts into three specific formulas used in science and industries. तो आप solid को नाप रहे हो, liquid को नाप रहे हो, किसको नाप रहे हो, कंसंट्रेशन टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास तीन तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूला है जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगर सॉलिड को नाप रहे हो तो मास के टर्म्स में होगा, क्योंकि सॉलिड जो है उसमें वेट प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है। ठीक है, लिक्विड जो है उसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में देखेंगे। सो सॉलिड, लिक्विड को कंसंट्रेशन टर्म्स में कैसे हम लोग देखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, सो this is your formula 1 mass by mass percentage. Now this is very much important thing you should keep in mind, mass by mass percentage, जिसको हम लोग परसेंट m बाई m ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मास परसेंटेज बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका मास बाय मास परसेंटेज का? ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इधर नीचे कभी सॉल्वेंट लिख के मत आना। ठीक है, नीचे कभी सॉल्वेंट लिख के मत आना। सॉल्यूशन नीचे क्या लेना है आपको, सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन का मास लेना है। ऊपर क्या लेना है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, इनटू 100 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, मास बाय मास परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, मास बाय मास परसेंट निकल जाएगा, जिसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूज टू टेल अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूट, अगर आप सॉल्यूट को ऊपर जो है इसको भी ग्राम्स में ले रहे हो एंड सॉल्यूशन को भी ग्राम्स में ले रहे हो। ठीक है, सॉल्यूशन बना इसका मतलब लिक्विड है उसके अंदर, पर उस लिक्विड को अगर मैं वेइंग मशीन में रखूं तो सॉल्यूशन जो है, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है एंड बीकर में आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, उसमें सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट आपका ग्राम्स में ही है, तो 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया है। ठीक है, वाटर जो है मैं मान लेता हूँ 50 ml, 50 ml। ओके, 50 ml वाटर में आपने 10 ग्राम क्या कर दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, NaCl का सॉल्ट डाल दिया है। तो ये जो मिक्सचर बना ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को लेके, इस मिक्सचर को लेके अगर आप वेइंग बैलेंस पे, वेइंग मशीन देखा है दुकानों में जो होती है, ठीक है, वेइंग बैलेंस पे अगर रखते हो तो वो जो रीडिंग बताएगा वो रीडिंग किसमें, ग्राम्स में बताएगा या तो केजी में बताएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मास बाय मास परसेंट बोल सकते हैं, जब सॉल्यूशन भी आपका किस में हो, ग्राम्स में हो या तो केजी में हो। ठीक है, और आपका सॉल्यूट भी, सॉल्यूट का भी जो यूनिट है उसको हम लोग ग्राम्स में लेते हैं, तो दोनों ग्राम्स में होगा तो वेट बाय वेट परसेंट, दोनों ग्राम्स में होगा या तो दोनों केजी में होगा, दोनों को हम लोग मास बाय मास परसेंटेज बोल सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास, मास बाय मास परसेंट। ठीक है, इसमें बोला क्या है, देखो 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर। मैं इसमें डेंसिटी को इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, डेंसिटी का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हायर क्लासेस में आपको बताया जाता है। एंड इसको अभी सिंपली समझिए कि मास बाय मास परसेंट में अगर बोल रहा हूँ तो दोनों को आपको क्या लेना है, सॉलिड का यूनिट लेना है। सिंपल है, ग्राम्स में या तो केजी में, ठीक है, दोनों में लेना है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट आना चाहिए एंड नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्वेंट मत करके आना, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। सॉल्यूशन आना चाहिए नीचे। और मास की मैं बात कर रहा हूँ तो ग्राम्स में ही आएगा ऑब्वियसली, या तो केजी में आएगा, ठीक है। मास को जब वॉल्यूम की बात करूंगा तब वो लीटर ml ऐसे यूनिट्स में आएंगे। क्या बोला, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूट मेरा हो गया। सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लेने का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लो पहले। तो 10 ग्राम है, फिर मेरे पास सॉल्वेंट 90 ग्राम वाटर में जा रहा है तो वो मीडियम है मेरा। मैंने अभी बताया मीडियम क्या होता है, मीडियम में जा रहा है तो 90 ग्राम मेरा सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है बहुत लोग क्या करते हैं, 10/90 कर देते हैं, 1/9 का रेशियो निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपको इसको प्लस करना है। सॉल्यूशन जो आएगा 10/100 ग्राम्स में ये आपका मास बाय मास परसेंट निकलेगा, ठीक है। एक जीरो से एक कटा, 0.1, 0.1 आया। 0.1 इंटू 100 कर दो, 100% हो जाएगा। इधर देख लो, सॉरी 10% हो जाएगा। 10/90, तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, 100 बना। तो 100 कट जाएगा, 10 बचेगा, तो 10% हो जाएगा। तो अगर 10 ग्राम सॉल्ट जो है डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है तो मास बाय मास परसेंट कितना हुआ, 10%। इजी, ओके, आगे बढ़े, लेट्स गो फर्दर। फॉर्मूला 2, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, सेम चीज है, कुछ आपको चेंज नहीं करना है। इधर आपको क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट लेना है। अगर मैं मास की बात कर रहा हूं तो आपको ऊपर ग्राम्स में लेना है, नीचे जो आएगा सॉल्यूशन तो आएगा ही, पर इधर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ग्राम पर ml में होगा, इसका यूनिट जो होगा ग्राम पर ml में होगा। खाली इतने का अगर 100 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। 100 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। Okay, so mass of solute upon volume of solution into 100 is your mass by volume percentage. This is your second concentration term. ठीक है, easier than weighing liquids, tell us grams of solute present in 100 millimeters of solution. ठीक है, ये इसको weighing machine से ज्यादा बहुत easily measure कर सकते हैं। Standard for medicines, fluids and laboratory method में यूज कर सकते हैं। जैसे ये सलाइन वगैरह जो चढ़ता है, वो सलाइन वगैरह जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है मेडिकल इसमें हॉस्पिटल्स में, तो वो किस में रहता है, उसमें जो जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वो मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में रहता है। तो कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है, जनरली ग्लूकोज ही होता है। प्रॉब्लम है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved to make 100 ml of solution, find mass by volume percentage। कुछ नहीं है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूशन 100 ml बना है, 100 से 100 कर तो 5% मास बाय वॉल्यूम बन गया है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। रात कली मेरे ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली। ओके, सो फॉर्मूला 3 में क्या है आपका, तीसरा कंसंट्रेशन जो टर्म है, इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। अब जो ऊपर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट ले रहे थे, ऊपर भी वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, अभी ऊपर भी एमएल में आएगा यार, एमएल में आएगा जनरली, एमएल या लीटर में ले सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे होगा? आपका जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होगा, लिक्विड भी हो ही सकता है ना। जैसे आप रसना पीते हो, ठीक है, रसना अगर पिया होगा, या तो फिर रूह अफ़ज़ा वगैरह अगर पिया होगा, ठीक है, ऐसे जो चीजें, फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे शुगर सिरप्स हो गए बहुत सारे, ठीक है। ऐसी चीजें जो है, ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूट है। अगर लिक्विड सॉल्यूट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम लोग ml अपॉन ml, अगर यूनिट दोनों का लिक्विड का है तो हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। बहुत इजी है। जैसे व्हाइट विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, वाटर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है वाटर में, तभी विनेगर बनता है। एसिटिक एसिड खुद लिक्विड होता है, तो लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, तो आप उसका यूनिट कैसे लगाओगे? एसिटिक एसिड, व्हाइट विनेगर जो है इसमें कितना परसेंटेज एसिटिक एसिड है, समवट परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में इसका यूनिट मेजर करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही तरह का क्वेश्चन है, 1 ml ऑफ पेस्टिसाइड, 1 ml ऑफ पेस्टिसाइड, 1 ml बोला है तो ये आपका सॉल्यूट है। 1 ml of pesticide mixed to form 100 ml of pesticide spray, तो ये तो डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया है कि 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड बना रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन ही बना रहा हूँ डायरेक्टली, तो सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। तो 1/100 इंटू 100, 100 से 100 कट हो जाएगा तो 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत इजी है ये कंसंट्रेशन टर्म्स, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दिस थिंग, देन वी विल गो फर्दर। हाँ, ये नोट कर लो। इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड पैकेज्ड फूड यू विल फ्रीक्वेंटली सी द टर्म वेट बाय वेट परसेंटेज ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कहीं पे आप देखते हो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। because weight and mass are generally used in the interchangeably in this context, ठीक है, वेट और मास को, ठीक है, जैसे मैंने बोला मास बाय मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज हम लोग बोल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हैं, तो मास और वेट दोनों मतलब मेंशन हो सकता है, ओके, ठीक है। आई थिंक इधर तक क्लियर है, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स है, अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट्स को मेंशन कर सकते हो, ओके, ठीक है। ये वन शॉट है तो थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, और बट मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब क्या है, मतलब मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो मैंने एक बीकर में पानी लिया, 10 ml पानी लिया, उसमें 1 ग्राम मैंने शुगर डाला तो डिसॉल्व हो गया, देन 2 ग्राम शुगर डाला डिसॉल्व हो गया, 3 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया, अप टू 9 ग्राम्स में शुगर डाल रहा हूँ तो डिसॉल्व हो जा रहा है। बट जब मैं 10 ग्राम शुगर्स इन 10 ml ऑफ वाटर में डालने गया, तो वो जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा 1 ग्राम है वो नीचे बैठ गया, मतलब सॉल्यूशन की, मतलब वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो अप टू 9 ग्राम्स है, एंड द रेस्ट ऑफ 1 ग्राम गेट सेटल डाउन। ऐसे सॉल्यूशन को जो 9 ग्राम्स तक डिसॉल्व कर लिया है वाटर, शुगर, 9 ग्राम्स तक, ये मान लीजिए शुगर है, तो 9 ग्राम्स तक, अगर 9 ग्राम्स तक अगर शुगर डिसॉल्व हो गया है 10 ml, अच्छा 20 ml करते हैं, 20 ml ऑफ, सॉरी 10 ही ml कर लेते हैं, 10 10 ml ऑफ वाटर में
then this solution is known as saturated solution. इसका मतलब saturated solution का मतलब स्पेसिफिक एक सॉल्वेंट के परसेंटेज में कितना सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व्ड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं कर सकता है सॉल्यूट, और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दिस टेम्परेचर। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है टेम्परेचर, कि ये इतने टेम्परेचर पे, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में इतना ही सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, अगर मैं इंक्रीज करता हूं टेम्परेचर को, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर भागेंगे एंड पार्टिकल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। इफ the intermolecular space between the particles are increasing, then the solute will get more space to dissolve in it. Okay, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Increasing the temperature generally increases the solubility of solid solutes in liquid, ठीक है। The capacity to dissolve expands, मतलब जितना एक्सपांड हो जाएगा कैपेसिटी, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा तो मोर एंड मोर सॉल्यूट को वो डिसॉल्व कर पाएगा। सो टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की होती है, बट इफ वी गिव हीट, इफ वी गिव टेम्परेचर, देन सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज। अगर ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है जो कि मुझे टेम्परेचर दे के और ज्यादा डिसॉल्व करना पड़ रहा है सॉल्यूट को, सो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हियर इट इज रिटन। एंड ऐसा सॉल्यूशन अगर बना रहा हूं जिसमें मैं टेम्परेचर देके और डिसॉल्व कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? नोट कर लीजिए। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। ओके, अभी तक जो भी पढ़ा हम लोग एक समराइज कर लेते हैं, ठीक है, एक समराइज कर लेते हैं। मैटर जो होता है, मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं, मैटर जो है एक दूसरे से, स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। So this is your first chapter in ninth standard, exploring the mixture and their separation। and आपका मैं ट्यूटर अभी चटर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैटर जो है मिक्स होता है तो मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर के दो टाइप है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है लेजर लाइट को स्कैटर करता है, सॉरी लेजर लाइट नहीं, लाइट को स्कैटर करता है तो हमें पाथ दिखता है, बराबर। तो दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑलवेज स्कैटर द लाइट, and homogeneous mixture do not scatter the light. If it do not scatter the light, then it will form solution, and if it is forming solution, तो solution का जो composition होता है वो solute plus solvent होता है। and solution जो है concentration and solubility का मैं आपको टर्म्स बताया, तो कंसंट्रेशन जो होता है कि हर एक पॉइंट पे अगर मुझे उसका कॉम्पोजिशन पता करना है, तो हर एक पॉइंट पे कोई सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीन फॉर्मूला का यूज करूंगा, तीन फॉर्मूला के यूज करके मैं कंसंट्रेशन पता कर सकता हूँ। पहला फॉर्मूला जो है मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें हम लोग ऊपर नीचे सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ऊपर नीचे ग्राम और ग्राम में मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, this is your first formula for concentration term, this is your second formula for concentration term, this is your second formula for concentration term, mass by volume percentage। then this is your third formula for concentration term, volume by volume percentage, जिसमें वॉल्यूम अगर लिखा है तो ml लगाऊंगा मैं,
नीचे ऊपर दोनों तरफ, पर आपको दिमाग में ये रखना है कि डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, इफ वॉल्यूम है तो ml, इफ मास है तो ग्राम। ओके, कंसंट्रेशन इज क्लियर। देन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी लास्ट टर्म मैंने पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी कितनी है कि कितने सॉल्यूट को वो डिसॉल्व करे। ओके, सो टेम्परेचर डिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर सॉल्यूशन होगा, इफ टेम्परेचर हम लोग नहीं दे रहे, देन इट इज फॉर्म एट सम पॉइंट इट विल फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड बियॉन्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर जाना है तो मैं टेम्परेचर दूंगा, एंड टेम्परेचर देने के बाद अगर वो डिसॉल्व और कर रहा है सॉल्यूट को, सॉल्वेंट अगर और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, आपका पूरा समरी अभी तक जो करवाया मैंने उसका समरी हो गया है ये। ओके, मैं पानी पी के आता हूँ, एक सेकंड। मैं जल ग्रहण करके आता हूँ, आप लोग नोट कीजिए, फिर वापस आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा नोट, लेट्स गो फर्दर। सो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन। हट बुड़बक, ये कितनी बार लिख दिया है। अंडरस्टैंडिंग सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। अब ये क्या क्या नया टर्म आ रहा है? सॉल्युबिलिटी तो समझ में आ गया, क्रिस्टलाइजेशन क्या है भैया? क्रिस्टलाइजेशन भी समझा दूंगा, चमका दूंगा। उसके बाद डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन को भी चमका दूंगा। धैर्य रखिएगा बस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब ये चीज आ गया सेपरेशन में। crystallization and distillation, these are separation technique. What is your chapter name? Mixture, exploring mixture and their separation. So we have explored mixture, types of mixture. ठीक है, हमने mixtures के बारे में डिस्कस कर लिया, and now we will start separating those mixture for getting pure substances, for removing impurities. So let's start crystallization. Crystallization होता क्या है? अगर मैं कोई एक लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहता हूँ, कोई एक लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है। क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है फॉर फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज, फॉर गेटिंग प्योर सब्सटेंस। तो क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है। तो कैसे होता है क्रिस्टलाइजेशन, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो देखो, ये सॉलिड, ये लिक्विड है। लिक्विड में से जनरली क्रिस्टलाइजेशन बहुत इजी है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ओके, लिक्विड को आपको क्या करना है? हीट करना है। ये क्या होगा? वेपर्स में जाएगा, ये वेपर्स में जाएगा, फिर एक पाइप लगा दो, इस चेम्बर से गुजरेगा, इस चेम्बर से गुजरेगा, गुजरते गुजरते ये इधर आएगा एंड ये क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेपर्स से वेपर्स जैसे बनेंगे तो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होने के बाद इम्प्यूरिटीज जो है, अगर सॉलिड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो नीचे बैठ जाएंगे इम्प्यूरिटीज, एंड खाली लिक्विड इवेपोरेट होगा। और इसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज कंडीशंस पे मैटर करता है। कंडीशन पे कैसे मैटर करता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इम्प्यूरिटी भी लिक्विड हुआ तो क्या करोगे? ठीक है,
तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो पहले उड़ जाएगा, पहले उड़ जाएगा, वेपर्स बनेगा, वेपर्स जो है वेपर्स तो प्योर रहेंगे, फिर वेपर्स को वापस खींच लो नीचे, खींचोगे क्या बोलेंगे उसके, कंडेंसेशन बोलोगे, कंडेंसेशन करो, कंडेंसेशन करने के बाद सॉलिडिफिकेशन करो, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, देन क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा मतलब आपका सब्सटेंस जो है लिक्विड से प्योर सॉलिड बन गया। तो क्रिस्टलाइजेशन is a separation technique for getting pure crystals, pure substance. Okay, this is a crystal. ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। आपने क्रिस्टल का अगर लेटाइस देखा होगा तो ठीक है, कभी गूगल पे सर्च मारना, ऑनलाइन सर्च मार के देखना कि क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, लेटाइस स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है। ये क्रिस्टल जैसे दिख रहा है। ओके, क्रिस्टल ऐसा 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 क्यों दिखता है, क्रिस्टल ऐसा मतलब ऐसे चमकदार चमकता क्यों रहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको आज ये कंसेप्ट चमका रहा हूँ, तो चमकाने के लिए सबसे पहले जरूरी है, मैंडेटरी चीज है कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में जाओ, ऑर्गेनाइज्ड वे में करो हर चीजें। ठीक है, इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर लाइफ देन यू विल शाइन। तो क्रिस्टल भी वैसे ही है, क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, सो ये चमकते हैं, दैट्स इट। ओके, नाउ व्हाट इज solubility curve? Solubility curve, every substance has a unique solubility that changes with temperature. अब किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है, किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को कभी नहीं आता है। ठीक है, क्या समझने की बात कर रहा हूँ मैं, कंसेप्ट समझने की बात कर रहा हूँ, कोई थोड़ा टाइम लेके समझता है कंसेप्ट्स को। ठीक है, कोई बहुत जल्दी समझ जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी ऐसा है, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग अपना अपना खुद का इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, इंडिविजुअल डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर है, मतलब कौन सा सब्सटेंस कैसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, हर एक का अलग अलग है, हर एक का अलग अलग नाम है, हर एक का अलग अलग आइडेंटिटी है, हर एक के अलग अलग प्रॉपर्टीज है। सो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो कर्व बनता है, कर्व मतलब हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को ही कर्व बोला जाता है। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो सॉल्युबिलिटी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर, इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, सॉल्युबिलिटी कर्व, a solubility curve plots this एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप। जैसे मैं अगर कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंपोनेंट्स आर, एक कंपोनेंट आपका जो वाटर है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल सकते हैं। सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है क्या, सॉल्वेंट है मीडियम। ठीक है, एंड सॉल्यूट जो है इसको हम लोग कंपाउंड बोल सकते हैं, सॉल्यूट को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड जाता है मीडियम में। ओके, saturated solution. Now what is this saturated solution? I am not going to repeat again. The solution in which no more solute can be dissolved that specific temperature. कर दिया रिपीट फिर भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है कंपाउंड और सॉल्वेंट का मिक्सचर बना और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व, मतलब ग्राफ को हम लोग प्लॉट किए, तो ये कर्व जो है ये सॉल्युबिलिटी के बीच में ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम पर ग्राम मतलब ये मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास का कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एंड वही एक्सिस पे आपका सॉल्युबिलिटी है, एक्सिस एक्सिस पे आपका इन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है। तो टेम्परेचर को हम लोग जैसे चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कर्व भी चेंज होती है। तो दिस इज द solubility curve for compound A and this is the solubility curve for compound B. So dependent variable, maximum grams of solute dissolve, जितना ज्यादा ग्राम्स ऑफ solute dissolve होगा और टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो वैसे इवेंचुअली जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये खाली इतना ही बता रहा है कि अलग अलग कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी अलग अलग तरीके से चेंज होता है। अगर दो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है बट डिफरेंट जगह पे इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट 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 कंसंट्रेशन टर्म पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कर्व ये बताता है कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है एंड वो कैसे बिहेव करते हैं टेम्परेचर के साथ। सो दिस कर्व इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा उसमें। ओके, लेट्स गो। Analyzing the compound behavior by observing the specific trajectory of the curves, we can predict exact behaviors at different temperatures. Compound A observation and compound B observation.
सो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होने चाहिए? एट 20 डिग्री सेल्सियस द सॉलिबिलिटी इज वेरी लो। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिबिलिटी जो है बहुत लो है भैया। सॉलिबिलिटी बहुत लो है 20 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या बोला है? देखिए तनिक, at 60 degree Celsius the solubility remains relatively unchanged. At 60 degree Celsius, at 60 degree Celsius relatively unchanged, but इधर जो है बढ़ गया है, relatively unchanged। फिर क्या है? कंक्लूजन, कंपाउंड ए इज लार्जली अनएफेक्टेड बाय थर्मल एनर्जी। तो आपका मेन ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? कंपाउंड ए जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है टेम्परेचर को। मतलब कंपाउंड ए में टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं हुआ है, कंपाउंड बी में हुआ है। आप लोग रिलेटिविटी देख सकते हो, रिलेटिव रिलेटिव डिफरेंस देख सकते हो कि इधर से इधर में रिलेटिव डिफरेंस बढ़ गया है, इधर से इधर में रिलेटिव डिफरेंस बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है? कंपाउंड बी जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो ये बढ़ गया है इधर से, ये उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। आप अगर इसको देखो उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ा है। तो अलग अलग कंपाउंड, ये ऑब्जर्वेशन खाली यही बताना चाह रहा है कि अलग अलग कंपाउंड अलग अलग तरीके से इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे। जैसे कंपाउंड बी का ऑब्जर्वेशन देखो, एट 20 डिग्री सेल्सियस द सॉलिबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली हायर देन कंपाउंड ए। एट 60 डिग्री सेल्सियस द सॉलिबिलिटी स्पाइक्स ड्रामेटिकली। कंपाउंड बी इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, बूझे? बूझे कि नहीं बूझे? समझ में आया? पल्ले पड़ा? दिमाग में गया? ठीक है, अब नोटबुक में उतारो, देन आगे बढ़ते हैं। Predicted solubility changes. Solubility changes. The solubility of compound A in water. Compound A in water at 20 degree Celsius is less than solubility at 60 degree Celsius. अरे कितनी बार भाई बताऊंगा? लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। कंपाउंड बी जो है इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड ए विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीजेस मोर देन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीजेस मोर। सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर पे अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो इसका रॉकेट इधर जल्दी उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है, ये तो है, ये नीचे ही जा रहा है। मतलब कंपाउंड ए नहीं करता है डिपेंड, कंपाउंड बी करता है डिपेंड। दिस थिंग डजंट गिव। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। ओके ओके ओके, लेट्स गो। समझ में आया? मगज में आया? ओके, फिजिक्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते फिजिक्स में भी आ गए, तो साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ सारी चीजें आती है। व्हाट हैपेंस इफ यू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हायर टेम्परेचर एंड अलाउ इट टू कूल स्लोली? क्या होगा? क्या बोल रहा है? क्या इतना सारा इंग्लिश में बोल गया भाई? बोल रहा है कि आप अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो बहुत ज्यादा, फिर उसको ठंडा करने के लिए रख देते हो, तो सॉल्वेंट जो है वो इवेंचुअली उड़ जाएगा, एंड जो उसमें जो सॉल्यूट जो प्रेजेंट है वो क्या बन जाएगा? आपका क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो जम जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। द रिजल्ट इज द सॉल्यूशन कैन नो लॉन्गर होल्ड द एक्सेस मास। अब मास का क्या बोला है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन 60 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सॉल्वेंट की होल्डिंग कैपेसिटी 287 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है। मतलब 287 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में जा सकता है। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में जा सकता है, मतलब सॉल्यूशन की इतनी कैपेसिटी है। अब इसको कूल किया, 60 डिग्री पे था तो 20 डिग्री नीचे आ गए,
20 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गए, 40 पे कूल किया, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस क्या बना? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस में हमें पता चला कि 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर रहता है। 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, बट 60 डिग्री सेल्सियस पे 287 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर था। मतलब इसकी होल्डिंग कैपेसिटी घट गई, टेम्परेचर घटा तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगा कि मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉल्यूट को पकड़ने की। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड बन सकता है। एंड अगर टेम्परेचर को मैं घटा रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ तो सॉल्वेंट जो है वो कम हो गया। इसका मतलब इसका सॉल्वेंट कम नहीं होगा, इसका मतलब होल्डिंग कैपेसिटी ड्रॉप हो गई। ठीक है, कितने से ड्रॉप हुई? 46 ग्राम से ड्रॉप हो गई। कितने से ड्रॉप हो गई? 46 ग्राम से ड्रॉप हो गई। सॉल्यूशन कैन नो लॉन्गर होल्ड द एक्सेस ऑफ मास। 46 ग्राम कंपाउंड बी सेपरेट्स आउट एज द प्योर सॉलिड क्रिस्टल। और जैसे ही हम लोग कूल करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले उसको हीट करते हैं, वेपर्स बनते हैं, लिक्विड बनता है, देन कूल करते हैं, देन क्रिस्टल बनता है। ओके, सो ऐसे ही क्रिस्टल बनता है। ओके, सो कूल कंडीशन में ही क्रिस्टल बनता है, सॉलिड क्रिस्टल बनता है। ओके, सो टेम्परेचर घटा दिया तो इसके क्रिस्टल्स बन गए। क्लियर है? पल्ले पड़ा? ओके, लेट्स गो फर्दर। Separating homogeneous mixture when solute and solvent are perfectly blended। जब बहुत अच्छे से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाए, सिंपल फिल्ट्रेशन फेल हो जाता है। सिंपल फिल्ट्रेशन मतलब आपने लैब में फिल्टर पेपर देखा होगा जिसको फनल के अंदर हम लोग कोन बना के डालते हैं। ठीक है, कोन बना के उसके अंदर प्लेस किया जाता है, देन सिंपल फिल्ट्रेशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, शुगर सॉल्यूशन ले लो, ओआरएस ले लो, उसको जाके उस फिल्टर पेपर में डालो तो आपको क्या, शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर? ठीक है, नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलेंगे। शुगर सॉल्यूशन को आप अगर फिल्टर करते हो तो शुगर नहीं मिलता है आपको, पूरा सॉल्यूशन नीचे आ जाता है। ठीक है, तो व्हेन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर परफेक्टली ब्लेंडेड, मतलब बहुत अच्छे से ब्लेंड है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से ब्लेंड है, सिंपल फिल्ट्रेशन जो है वो फेल हो जाता है। वी मस्ट यूज फेस चेंज टू रिकवर द टारगेटेड मटेरियल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फेज चेंज करना पड़ेगा। फेज मतलब स्टेट चेंज करना पड़ेगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड बनाना पड़ेगा। अब अगर आपके पास परफेक्टली ब्लेंडेड कोई होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड बहुत अच्छे से मिक्स्ड है। ठीक है, और आपको उस मिक्सचर का सेपरेशन करना है, उस मिक्सचर को अलग करना है। अगर मिक्सचर को अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या पड़ेगा? ये होमोजेनियस मिक्सचर है, नॉर्मल फिल्टर करोगे तो अलग तो होने वाला नहीं है। हाँ, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको आप फिल्टर पेपर में डालो तो आपको सॉल्यूट अलग मिल जाएगा, सॉल्वेंट अलग मिल जाएगा। ठीक है, बट होमोजेनियस मिक्सचर में ये नहीं होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में ये नहीं होता है, इस वजह से आपको फेस चेंज की तरफ भागना पड़ेगा। अगर फेस चेंज की तरफ मैं भागता हूँ, फेस चेंज मतलब क्या? मुझे स्टेट चेंज करना पड़ेगा। स्टेट चेंज मतलब क्या? मेरे को लिक्विड से सॉलिड में जाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सेपरेट। सो उस वजह से क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट कम टू क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा? रिकवरिंग द प्योर सॉलिड, रिकवरिंग द प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रिकवरिंग द मिसिबल लिक्विड्स। अगर यही मिसिबल लिक्विड्स है, मिसिबल लिक्विड मतलब जो लिक्विड एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, उसको मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स को अगर अलग करना है तो आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। सो दिस टू मेथड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको करना, समझना। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द डेफिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। The process of forming crystals from a saturated solution as it cools, a method used to purify solids or separate small quantities of a compound from a mixture। क्या बोला भाई? वापस से एक बार पढ़ते हैं। The process of forming crystals from a saturated solution as it cools, a method used to purify solids or separate small quantities of the compound from a mixture। ठीक है, इस मेथड से मैं अभी तक जो भी बोला वही बोल रहा है, ये कुछ अलग नहीं बोल रहा है। ठीक है,
कूलिंग करके हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करें। पहले हीट करो, वेपर बनाओ, वेपर से कंडेंस करो, लिक्विड बनाओ, उस लिक्विड को कूल करो, क्रिस्टलाइज करो, हो गया सेपरेशन। ठीक है। द core principle क्या है? Purification by crystallization is based entirely on the differences in the solubility of a substance in different temperature at different temperature। तो इसका कोर प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल, जब भी आप आंसर लिखो एग्जाम में, जब भी आप आंसर लिखो तो पहले डेफिनेशन लिखो। 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल, ये दोनों चीज मस्ट होनी चाहिए। एंड वन एग्जाम्पल, ठीक है, 102 एग्जाम्पल, प्रिंसिपल और डेफिनेशन। ठीक है, आपको नॉलेज है कि इस इसके बारे में नॉलेज है, डेफिनेशन से पता चलता है। प्रिंसिपल कि आपको इसके पीछे का साइंस पता है, इसका मतलब प्रिंसिपल पता है। एंड ये किस किस चीज में एप्लीकेबल है वो एग्जाम्पल से पता चलता है। तो पेपर में हमेशा ये 3 चीज दिमाग में रखना, ये 3 चीज हमेशा आंसर शीट में लिख के ही आना। ठीक है। What is crystal? What is a crystal? A solid that is made up of particles arranged in a regular, highly structured geometric pattern। ठीक है, ये देखो भैया, ये देखो क्रिस्टल के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। चमका कि नहीं चमका, मैंने अभी बोला था कि आपको अगर लाइफ में चमकना है तो हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में करो। क्रिस्टल वही करता है, इसलिए चमकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फिलोसफी हो गई है, अब नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। रात कली मेरे ख्वाब में आई और गले का हार हूँ। रात कली मेरे ख्वाब में आई और गले का हार। एक्टिविटी प्रेप। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। व्हाट इज कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट होता क्या है? CuSO4। देखो, कॉपर सल्फेट किसको बोलते हैं? CuSO4 कॉपर सल्फेट बोला जाता है। ये एक सॉल्ट होता है ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का एक सॉल्ट होता है। बिफोर वी कैन फोर्स क्रिस्टलाइजेशन वी मस्ट क्रिएट प्योर हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी दे रखा है, लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का ब्लू ब्लू विट्रॉल, दिस इज ब्लू विट्रॉल, विट्रॉल पाउडर बोलते हैं हम लोग, लेबोरेटरी में आता है, लेबोरेटरीज में रखे होते हैं ब्लू विट्रॉल पाउडर। ये जो है ये एक सॉल्ट है, CuSO4 का सॉल्ट है, ब्लू कलर का होता है जनरली। 25 ml वाटर लो, 100 ml बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो। ठीक है, जैसे ही आप इस कॉपर सल्फेट सॉल्ट को कितने में, 25 ml वाटर में डालने के लिए बोला है, तो एक बीकर लो 100 ml का, उसमें पानी डालो, पानी डाल दिया, 25 ml पानी डाल दिया, फिर उसके अंदर सॉल्ट डाल दो, जितने भी अमाउंट का सॉल्ट बोला है, 1 ग्राम बोला है तो 1 ग्राम सॉल्ट डाल दो। जैसे ही डालोगे, थोड़ा मिक्स करोगे, तो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। बट आपको नीचे थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज दिखेगा, इम्प्योरिटीज दिखेंगे मतलब कुछ डॉट्स दिखेंगे, कुछ मडी सा कुछ दिखेगा। उसको हटाने के लिए आप क्या करना, एक ड्रॉप, 1 या 2 ड्रॉप, बहुत मिनिमम ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4, वो भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए। लैब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखा होता है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही एक ड्रॉप डालोगे वो इम्प्यूरिटीज को वैनिश कर देगा, इम्प्यूरिटीज को वैनिश कर देगा। एकदम क्लियर सॉल्यूशन, जैसे क्लियर ये ब्लूबेरी का जैसे सोडा आता है ना, ठीक है, ब्लूबेरी का जूस आता है, वैसे एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्लस विद स्टरिंग रॉड, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में लेना आपको, जो सॉल्ट है वो उसको वॉच ग्लास में लेना होता है। वाई सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने अभी बताया सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इम्प्यूरिटीज को भगा देता है, एकदम वैनिश कर देता है, तुरंत एकदम क्लियर सॉल्यूशन बना देगा। एडिंग अ ड्रॉप हेल्प्स इन मेकिंग द प्योर क्रिस्टल बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड साइड रिएक्शन ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, हीटिंग के टाइम पे कोई भी साइड रिएक्शन, इम्प्यूरिटीज की वजह से साइड रिएक्शन ना हो, इस वजह से भी H2SO4 को डाला जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी सेफ्टी मेजर्स क्या है आपके? कॉपर सल्फेट इज इनहेरेंटली टॉक्सिक। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड डू नॉट टच विथ बेयर हैंड। सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। ठीक है, ये सारी चीजें अगर लेबोरेटरी में आप कर रहे हो तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना जरूरी है, वरना वरना
खतरों के खिलाड़ी मत बनना बस। लैब में साइंस काम आता है, खतरों के खिलाड़ी बनोगे तो कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ये बीकर है, इसको वाटर बाथ में रखा गया है हीटिंग के लिए। हम लोग डायरेक्ट हर हर रिएक्शन को डायरेक्टली हीट नहीं करते, ठीक है। वायर, ये जो है ये आपका स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड के ऊपर इधर वायर गॉज रखा हुआ है, ठीक है, वायर गॉज रखा हुआ है। ये आप लोग जैसे ही लैब में जाओगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर वाटर बाथ रखा गया, वाटर बाथ क्या करता है, हीटिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उतना स्ट्रॉन्ग हीट ना हो इसलिए हल्का 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 इवनली इवनली हीट हो। इवनली हीटिंग के लिए हम लोग वाटर बाथ का यूज करते हैं। जैसे उसके अंदर बीकर रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको एकदम क्लियर सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है। यही सब बोला है इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है, नोट कर लेना। ये आपके बुक में एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन क्या करना है, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, पहले सॉलिड लिया, कॉपर सल्फेट का सॉलिड लिया, उसको पहले सॉल्यूशन बनाया, तो सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से फिर वेपर बनाएंगे, वेपर से वापस लिक्विड जाएगा, लिक्विड से फिर सॉलिड बनाएंगे, क्रिस्टल्स बना देंगे। कैसे, देखो ये कोनिकल, ये फनल है, फनल में फिल्टर पेपर लगा रखा है, फिल्टर पेपर रखा है, और इधर जो है ग्लास रॉड रख दिया है। एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको इसमें पुट करना है, जो हमने अभी बनाया है, ठीक है, पिछले स्लाइड में जैसे बनाया है। ये देखो, ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इसमें पुट करना है धीरे धीरे। और कैसे पुट करते हैं, जैसे ये आपका बीकर है, ठीक है, बीकर है, और इसमें से इसमें डालते हैं ग्लास रॉड में, ग्लास रॉड को ऐसे पकड़ते हैं और ग्लास रॉड के थ्रू डालते हैं, डायरेक्टली नहीं डालते बिकॉज विगरस रिएक्शन हो जाता है। एंड सेफ्टी पर्पस के लिए आप हमेशा ऐसे डालोगे, तो आपका जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ग्लास रॉड के बॉडी से होते हुए नीचे जाएगा, एंड इधर से फिल्टर होके ड्रॉप वाइज इधर गिरेगा, ओके। सो फिल्ट्रेट कलेक्शन इन बीकर हो जाएगा। जैसे ही बीकर में आ गया मतलब आपको प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया, प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया। इमीडिएटली फिल्टर द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू रिमूव एनी अनडिजॉल्व्ड particles or insoluble impurities. Collect the pure filtrate in a clean beaker and cover it with a watch glass to protect it from dust. ठीक है, इतना चीज समझ में आया, बूझे, बूझे कि नहीं बूझे। हर होली खेले रंग मेरा यह दुनिया। देखो प्रोटोकॉल्स क्या क्या होने चाहिए, कूलिंग एंड रिकवरी। अब जो मिल गया आपको, अब जो सॉल्यूशन मिल गया फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन के बाद जो मिला है वो ब्लू कलर का बहुत ही क्लियर एकदम मस्त चमकता हुआ सॉल्यूशन दिखेगा, लिक्विड, ठीक है। अब उसको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब खाली कूलिंग करना है। अब जैसे फ्रिज में डाल दो, कूलिंग होता रहेगा, इसके बीच में ऐसे क्रिस्टल्स बनने चालू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, क्रिस्टल्स बनने चालू हो जाएंगे, और ये क्रिस्टल एक दूसरे से फिर कनेक्शन करेंगे, जुड़ेंगे, एक दूसरे से जैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ते जुड़ते ऐसा क्रिस्टल बना देगा। ऐसा क्रिस्टल नहीं, डिट्टो ऐसा क्रिस्टल नहीं, पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देगा। और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे बन गया, इसका मतलब क्या है, फिर उसको क्रश करो, एंड आपका CuSO4 जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो वापस सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। Allow the solution to cool slowly without disturbing it. This provides the time for particles to come together and align. Filter out the newly formed large shiny blue colored crystals. Rinse them gently with cold water and allow them to dry on a watch glass. ठीक है, समझ में आया, ऐसे होता है क्रिस्टलाइजेशन। This is the first separation technique. This is the first separation technique. देखो क्रिस्टलाइजेशन में और क्या क्या है। अच्छा, ये सब नोट कर रहे हो तो आप लोग, मैं 1 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ, 1 सेकंड के लिए सॉरी। चलो खचाक से खींच लो स्क्रीनशॉट, या तो नोट करना है तो नोट कर लो पॉज करके, मैं जा रहा हूँ आगे बढ़ने। क्या बात है, राइम हो गया ये तो।
If a hot saturated solution of copper sulfate is cooled rapidly in ice cold water, smaller and less well formed crystal will form than if it is cooled slowly at room temperature. Why? ठीक है, ये क्या बोल रहा है? If a hot saturated solution, a copper sulfate is cooled rapidly in ice cold water, smaller and less well formed crystal, rapidly अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो बहुत छोटा छोटा क्रिस्टल बनेगा, उतना प्रॉपरली क्रिस्टल नहीं बनेगा। क्रिस्टल प्रॉपर बनने के लिए मतलब कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए दो 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 क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? कूल स्लोली एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे स्लोली कूल होने दे सकते हैं कि हम लोग हमेशा कम टेम्परेचर में, मतलब बहुत लो टेम्परेचर में जाना है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके देखा है, टू वेरीफाई दिस वन वुड प्रिपेयर अ सिंगल बैच ऑफ अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन and divide it into two absolute equal parts to control all the variable except ambient temperature। ठीक है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर बना है तो देखो क्या होता है। होएगा क्या? होएगा क्या? व्हाट इज दिस? होगा क्या? रैपिड कूलिंग होगा आइस बाथ में। जैसे आइस है, एक पतीले में आइस ले लो, उसमें डाल दो, तो इसमें रैपिड कूलिंग होगा। पार्टिकल्स लैक सफिशिएंट टाइम टू अलाइन करेक्टली इनटू देयर नेचुरल ज्योमेट्रिक लैटिस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रैपिडली कूल करोगे तो सेटल तो हो जाएंगे, पर बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिस्टल बन रहा है, मतलब सॉलिड बन रहा है। सॉलिड क्रिस्टल का, क्रिस्टल बनने का मेन पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड रहे। ऑर्गेनाइज्ड उतना अच्छे से नहीं होगा, रिजल्ट इन स्मॉलर और लेस वेल फॉर्म्ड लोअर क्वालिटी क्रिस्टल। तो रैपिड कूलिंग अगर करेंगे तो लोअर क्वालिटी क्रिस्टल बनेगा। उसी जगह पे अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते कि हो भाई अच्छे से अपने आप ठंडा हो जाए, मस्त, हम कुछ टेम्परेचर को छेड़ नहीं रहे, तो क्या होगा? पार्टिकल्स हैव एम्पल टाइम एंड थर्मोडायनेमिक फ्रीडम अरेंज देमसेल्व्स सिस्टमेटिकली। फिर अगर इसको इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो धीरे 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 ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिस्टल सब जो है कनेक्ट होते जाएंगे और बहुत अच्छा सा एक लटाइस बना देंगे अंदर। रिजल्ट इन अ लार्जर, हाईली प्योर, शाइनी एंड ज्योमेट्रिकली वेल शेप्ड क्रिस्टल। ठीक है, ज्योमेट्रिकली वेल शेप्ड क्रिस्टल बन जाएगा। बराबर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पर हमको जल्दी चाहिए तो हम लोग कूलिंग करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर क्रिस्टलाइजेशन। देखो, जो फ्रॉस्ट ऑन विंडो जो होता है, विंडोज पे जो फ्रॉस्ट आती है वो देखना, कूलिंग की वजह से ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो क्रिस्टल जब बनता है ना, आप देखोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे आप बीकर को क्रिस्टलाइजेशन के लिए अगर ठंडे जगह पे रख दिया, और आपके पास फ्रिज है जो जिसमें जिसके अंदर से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टल से बनेगा, देखना ऐसा ही स्ट्रक्चर बनने लगता है। कभी लैब में अगर मौका मिले, हायर स्टडीज में आप जाओगे तब पता चलेगा कि क्रिस्टलाइजेशन ऐसे ही होता है। आप ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हो कि क्रिस्टलाइजेशन कैसा दिखता है जब क्रिस्टल बनता है। तो देखना, जो बर्फ जैसे जम जाती है तो वो भी क्रिस्टलाइजेशन ही है, वो भी काइंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। ठीक है, grown deliberately from highly concentrated sugar solution from culinary use के लिए। ये जो है मिश्री, मिश्री खाए हो? मिश्री जो है, मिश्री का क्रिस्टल ऐसे बनता है। नेचुरल क्रिस्टलाइजेशन, एवरीडे लाइफ में जो क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये वो ऐसे होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट कन्फाइंड टू द लेबोरेटरी, इट इज ये क्या है भाई, बी यू बी क्यू टस, क्या लिखा है यार, ये पढ़ना नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो क्या ही पता होगा। इज अ यूबी यूबिक्यूटस ubiquitous natural phenomena. I know very much good English, but this particular thing is not in my dictionary. जज मत करना आप लोग। क्रिस्टलाइजेशन इज अ कन्फाइंड टू द, मेरा एक्सेंट भी देख लो बहुत अच्छा है। क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट कन्फाइंड टू द लैबोरेटरीज, इट इज अ यूबिक्विटस नेचुरल फिनोमेना। जो भी है भाई, ये जो है दो चीज नेचुरली होता है क्रिस्टलाइजेशन। Formed spontaneously when atmospheric water vapor turns directly into ice crystal upon contact with a freezing surface। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर बहुत सारा लेक्चर दे दिया हूं मैं।
ठीक है। इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइजेशन, आज हम लोग एक काम करते हैं। ओके ओके ओके। देखो, इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट का कैसे होता है। Humanity has scaled the principle of crystallization, harvest millions of tons of resources from the ocean। जैसे सी वाटर से हम लोग सॉल्ट निकालते हैं, डांडी मार्च करके बापूजी ने जो निकाला था, क्या निकाला था, नमक, नमक आंदोलन। ओके, सॉल्ट मार्च। ठीक है, तो वो सी वाटर से निकाला था, तो उसका जो मेन पर्पस था, मेन जो प्रिंसिपल था, मेन जो साइंटिफिक प्रोसेस किया गया वो क्रिस्टलाइजेशन ही था। तो कैसे किया था, सी वाटर लिया, सोलर इवापोरेशन हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना तो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, कंटिन्यूड इवापोरेशन एंड कूलिंग किया तो प्योर क्रिस्टल्स मिल गए। किसके प्योर क्रिस्टल मिल गए, सॉल्ट के प्योर क्रिस्टल मिल गए। स्वाहा। This exact natural mechanism is relied upon globally to produce the table salt required for human consumption and industrial chemistry। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन आपके कंजप्शन के लिए, ठीक है, होमोसेपियंस के कंजप्शन के लिए कॉमन सॉल्ट बनाया गया NaCl। तो आप जो NaCl घर पे खाते हो, ठीक है, जिसको घर पे कंज्यूम करते हो, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वो सी वाटर से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आता है। एंड नाउ व्हेनेवर यू यूज द कॉमन सॉल्ट, यू विल रिमेम्बर मी। ठीक है, मैं नहीं, मुझे नहीं, मतलब ये कंसेप्ट को रिमेम्बर करना। ठीक है, दैट्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बहुत डिटेल में बताया हूं मैं। ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक करेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली मोस्ट used technique for separating two miscible liquids on the basis of a boiling point। so main principle उसका boiling point होगा। so boiling point के ऊपर हम लोग सेपरेशन करेंगे दो लिक्विड का बाय डिस्टिलेशन। लेट्स गो फर्दर।